नाउ कमिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट के हम जब कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का ही और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो आयनिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पर कि हम आयंस का ही डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली हम जब केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, तो वो इक्विलिब्रियम का वो पार्ट है जहाँ पर कि हम गैसियस फेज का डिस्कशन करते हैं। सारे लोग सुनना ध्यान से, गैसियस फेज का मेनली डिस्कशन जब होता है तो वो टॉपिक, वो सेक्शन क्या कहलाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर वही आयंस इक्विलिब्रियम में होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट। ठीक है, तो ये आयंस या बेटर होगा आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, सॉल्यूशन फेज। बेसिकली दो ही फेज है जहाँ पर कि इक्विलिब्रियम का डिस्कशन होता है। जो एक्टिविटी होती है, जो फ्री एनर्जी चेंज होता है, उसको डिस्कस हम कहाँ पर करते हैं? गैसियस फेज के लिए करते हैं और आयंस के लिए करते हैं। ये आयनिक इक्विलिब्रियम है। अब हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि जब इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आता है ना, तो हमने, चूँकि तुम में से ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि क्लास 11-12 पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक है 11th का, तो एक टेंडेंसी होती है कि हम इक्विलिब्रियम को फटाफट ऐसे डिस्कस करना चाहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जबकि ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये सोचने का, समझने का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी समझ में आएगा। पूरा इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के आसपास घूमता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जब भी डिस्कशन होता है पूरे केमिस्ट्री में, तो हम कौन सी क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं? फ्री एनर्जी को। तो जब कभी भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करेंगे तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम इक्विलिब्रियम को फ्री एनर्जी के टर्म्स में ही डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब है मिनिमम फ्री एनर्जी चेंज, एंड हम चेंज की बात कर रहे हैं, नॉट मिनिमम फ्री एनर्जी। हम किस बात का डिस्कशन कर रहे हैं? कि मिनिमम फ्री एनर्जी चेंज का डिस्कशन कर रहे हैं, मिनिमम डेल्टा जी। और ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जिस डेल्टा जी को आप देख रहे हैं ना, वो बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फ्री एनर्जी का चेंज है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फ्री एनर्जी का चेंज है, और जब ये ज़ीरो होता है तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसी के लिए फेमस ग्राफ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ग्राफ बना ले, और अभी मैं बहुत ही समझदारी से, देखो ग्राफ के डेप्थ में अभी नहीं जाऊँगा जब तक कि हम आगे एक्सप्रेशंस वगैरह और मैथमेटिकली खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते। मैं ग्राफ के अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, और ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि तुमको पता रहे कि अच्छा हम अभी ग्राफ के डेप्थ में नहीं गए, वो आगे जाएंगे। बट अभी ये ध्यान रखेंगे कि ग्राफ का डेप्थ डिस्कस नहीं कर रहे, बस बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इस ग्राफ में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फ्री एनर्जी दिखानी है, तो किसी एक वाई एक्सिस से बात नहीं बनने वाली, हमें दो वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो किसी एक साइड हम रिएक्टेंट के फ्री एनर्जी को डिस्कस करते हैं, और किसी एक साइड प्रोडक्ट के फ्री एनर्जी को डिस्कस करते हैं। अब तुम में से कोई एक बताएगा मुझको कि मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसकी फ्री एनर्जी को ज़्यादा दिखाऊं? ये क्वेश्चन है मेरा तुम्हारे लिए, तुम आंसर करने वाले हो। करो, बोलो, ट्राई करो। रिएक्टेंट इनिशियली। हाँ, इनिशियली रिएक्टेंट। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, ये हमें पता नहीं है। जब हम इनिशियली वर्ड बोलते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली ये डिफाइन नहीं करता कि मेरे पास रिएक्टेंट ही था या प्रोडक्ट ही था। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट यूजुअली हम ये काम करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट से, बट स्पेशली जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है। तो जैसे याद करो ना कि हम 11th क्लास में जब मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, तब तक हमें यही नहीं पता होता है कि सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, कोई डिस्कशन नहीं आता है। फिर धीमे धीमे आगे पढ़ते हैं, फिर जब इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है तो पता चलता है कि अरे सारे रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब जहाँ पर बहुत हाई वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वहाँ पर हम ये कहते हैं कि रिएक्शन ना इरिवर्सिबल टाइप का है।
अब जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो भी रिवर्सिबल है, यानी कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाते हैं, बट बहुत हाई डोमिनेंसी है एक डायरेक्शन में जाने की। दैट इज वाई कि उनका नाम इरिवर्सिबल पड़ गया, क्योंकि बैकवर्ड आने की टेंडेंसी ना के बराबर है, और ना के बराबर है तो इग्नोर्ड है। तो पूरे इक्विलिब्रियम में ना अप्रोक्सीमेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। पूरा चैप्टर जो अप्रोक्सीमेशन पे बहुत काम करता है, और इस अप्रोक्सीमेशन का जो जलवा है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा होता है। सुना? क्योंकि वहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन, बहुत छोटे से छोटा कंसंट्रेशन भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इस चीज़ को तुमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर के लेड पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, कैडमियम वगैरह जो है वो बहुत ही छोटे अमाउंट में रह करके भी पॉइजनिंग कर देते हैं हमारे लिए। पार्ट्स पर बिलियन में होते हैं, बट स्टिल वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, राइट? तो यही चीज़ें तुमको कनेक्ट करने की आदत रखनी कि भाई आयनिक इक्विलिब्रियम में वहाँ पर ना अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा डिस्कस होता है। डिस्कस यहाँ भी होगा, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कम होगा क्योंकि गैसियस फेज है। और अगर पोल्यूशन की बात करें तो हमें पता है कि गैसियस फेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, तो काइंड ऑफ ना उनका छोटा कंसंट्रेशन हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं है जितना कि सॉल्यूशन फेज में, क्योंकि सॉल्यूशन फेज का वॉल्यूम फिर भी ना छोटा होता है, गैसियस फेज का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आई बात समझ? तो इसीलिए छोटा कंसंट्रेशन यहाँ पर ना डिस्कस होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ होगा। सॉल्यूशन फेज में तो दैट इज कॉमन थिंग है बिल्कुल। खैर उस पर आगे भी आएंगे, अभी जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया है तुमको। तो रियलिटी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी का भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो सकता है। मैंने एक केस लिया है, केस 1, जिसमें कि मैंने रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा दिखाया, समझे? अब कुछ भी हो सकता है कि तुम्हारे पास सिर्फ स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हो सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों हो। तो तुमको वो इंसान बनना है जो कि हमेशा ऐसे सोच करके चलता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों होंगे। अब तुम क्वेश्चन देखोगे, अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से स्टार्ट करता है तो तुम समझ गए कि प्रोडक्ट को मुझे स्टार्टिंग में 0 लेना है। लेकिन इंसान कैसा बनना है जो हमेशा सोचे दोनों की फ्री एनर्जी के बारे में, कि दोनों हो सकते हैं। अब सिचुएशन में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ करके चेक करेंगे कि क्या हम ये चेक कर पा रहे हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट दिया गया है, सिर्फ प्रोडक्ट दिया गया है, या दोनों दिए गए हैं। उस चीज़ को फटाफट चेक कर लेंगे क्वेश्चन से, बट एक माइंडसेट पहले से रखेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही एक ही काम होता है पूरे प्रोसेस में, दोनों ही अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं। तो रिएक्टेंट भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है और प्रोडक्ट भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। दोनों का बस एक ही पर्पस है पार्टिसिपेट करने का, कि पोटेंशियल एनर्जी को कम करना। अब जैसे जैसे दोनों अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहे होते हैं, पूरे सिस्टम का जो डेल्टा जी है वो एक मिनिमम वैल्यू की तरफ बढ़ता है, और वो मिनिमम वैल्यू कहीं पर जा कर के अचीव होगा, जहाँ पर भी ये दोनों के फ्री एनर्जी कॉमन हो जाएंगे, बस उसके आगे चेंज आना बंद हो जाएगा। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी 0 वाला पॉइंट। अब तुमको मैंने एक केस दिखाया, बट तुम इमेजिन करो एक दूसरा केस भी हो सकता है यहीं पर, केस नंबर 2, जिसमें कि प्रोडक्ट का ज़्यादा होता, रिएक्टेंट का कम होता। तुम ठीक इसी तरह से चल सकते थे, है ना? फिर किसी और जगह पर जा कर के गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो बराबर होती, हो सकता है ना? तो मैंने ग्रीन वाली लाइन को केस 2 बोल दिया, ठीक है? और क्या केस हो सकता है दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती, GR = GP स्टार्टिंग में ही होता, तो स्टार्टिंग में ही डेल्टा जी 0 होता, राइट? तो फिर वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन होती। तो केस 1 में मैंने ये रखा, GR > GP रखा है, और केस 2 में मैंने GP > GR रखा है। अब पता है सिर्फ अकेले इसी इंफॉर्मेशन से कि गिब्स एनर्जी किसकी ज़्यादा थी, हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है या रिएक्शन के बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। हम इससे भी पहचान सकते हैं। तुम खुद से सोच करके देखो, अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा दिखाई है तो तुम ज़्यादा अनस्टेबल किसको बोलोगे? जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बोलो, ये तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह ये काम कर रहे होते हो। तो ज़्यादा अनस्टेबल रिएक्टेंट है, तो किसके अंदर ज़्यादा
एनर्जी रिलीज करने की टेंडेंसी होगी। हमने ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक में भी पढ़ी हुई हैं कि जहाँ पर जिस स्पेशीज़ के अंदर ना एनर्जी ज़्यादा होती है वो जल्दी रिलीज़ करना चाहता है, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका ज़्यादा होता है? जिसके अंदर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा, वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। जिसके अंदर एनर्जी कम, वो एनर्जी कम रिलीज़ करेगा। तो जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज़ करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि रिएक्शन हो सो दैट कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो। जिसे समझ में आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब भागना चाहता है जब रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है। तो मैंने यहां पर लिखा कंडीशन कि रिएक्टेंट इज अनस्टेबल, तो इसको अब आप मैच कराओगे, रिएक्टेंट इज अनस्टेबल। तो अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो मैं क्या क्या बातें लिख सकता हूँ? हाँ बताओ। मैं पहली बात जो लिख सकता हूँ ये कि भाई ये ना केस 1 है, ठीक है, और इस केस में ही फॉरवर्ड रिएक्शन इज डोमिनेंट। क्यों लिख रहे हम फॉरवर्ड रिएक्शन इज डोमिनेंट? क्योंकि यही तो हमने हमेशा देखा है। अरे HCl को हमने टूटते हुए क्यों ज़्यादा तेज़ी से देखा है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड? इसीलिए क्योंकि HCl ज़्यादा अनस्टेबल एसिड है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने का क्या मतलब होता है? जल्दी रिएक्टिव है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट है, ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? डोमिनेंट है। या उसी को आप क्या बोलते हो? फेवरेबल बोलते हो, फिजिबल बोलते हो, जो भी बोल लो। करेक्ट, क्लियर? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट, ये रिएक्टेंट अनस्टेबल वाला केस है, ठीक है। सिमिलरली आप बना सकते हैं जब प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा तभी। हाँ, किसी ने पूछना है? बोलो। बोलो बोलो, नहीं बोलना? चलो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो आप केस 2 लिख देंगे इसको, और फिर आप क्या लिखेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा, ठीक है, बढ़िया। तो ये यहाँ पर हमने ग्राफ वाला अप्रोच लिया। इक्विलिब्रियम जैसे डिस्कशन में आए हमेशा ध्यान में क्या आना चाहिए सबके? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? 0। सारे लोग ध्यान रखेंगे अब इस बात का, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके दिमाग में ये आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन पर जाकर के RF बराबर RB कर सकते हैं, बट मैं उस पर अभी जा नहीं रहा। पहले मैं बात करूंगा इसकी रिएक्शन कोशेंट की, जो इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर की जान जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है, इस चैप्टर की जान होता है रिएक्शन कोशेंट। सारा गेम इसी का है। अगर इक्विलिब्रियम को समझना है तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो कि रिएक्शन कोशेंट को समझने की कोशिश करता है। किसी ने डाउट लिखा है दोस्त, इफ़ बोथ जी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का अगर गिव्स एनर्जी अगर सेम होगा तो क्या होगा? तो आंसर कर दो कोई, अगर किसी को आता है तो। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में किया था ग्राफ डिस्कशन के टाइम पर, कि अगर GR इक्वल टू GT है तो सर ली चार्ट वाला लगेगा। हाँ, ऑलरेडी डेल्टा जी ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू 0 है। रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड ही जाएगा, राइट? और वो तभी जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड तभी जाएगा जब गिव्स एनर्जी का डिफरेंस होगा। और जब हम बोलते हैं ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो वो नेट रिएक्शन होता है, आते हैं उस पर। बट पहले ही मैं रिएक्शन कोशेंट क्यों इसलिए कर दे रहा हूँ इंट्रोड्यूस, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ने के प्रोसेस में ना हम इस पर आते बहुत देर से आते हैं। तो तब तक क्या होता है ना कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है, जितना इम्पोर्टेंट है RF बराबर RB या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन। नहीं, ये समझना ज़रूरी है कि चैप्टर की जान यही है।
इसी से सब कुछ समझ में आता है। इसी से क्या समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम प्रेजेंट, मतलब मैथमेटिकली यही वो चीज़ है जो कि इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। गिब्स एनर्जी वगैरह तो हमारे सोचने समझने की क्षमता को अच्छा करते हैं, बट अगर हम बात करें रिएक्शन कोएफिशिएंट की तो इक्विलिब्रियम के डिस्कशन को, इसको मैथमेटिकली समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी यही होता है। मैथमेटिकल डिस्कशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह सब इसी से निकल करके आते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम है नहीं है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, और स्पेशली इसे समझ पाना, डिस्टर्बेंस को। अब जो डिस्टर्बेंस है ये क्या होता है, तो हमारे जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं सब इसी पे बेस्ड होते हैं, और इसी डिस्टर्बेंस को समझने के लिए वो बना हुआ है, ली चैटलर्स प्रिंसिपल बना है। लेकिन पूरा ली चैटलर्स प्रिंसिपल ही रिएक्शन क्वोशिएंट को यूज़ करता है। हमने कभी उस नज़रिए से पढ़ा ही नहीं 11th में। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल जो है वो पूरी तरह से रिएक्शन क्वोशिएंट को ही यूज़ करता है। हम यूजुअली क्या करते हैं, ली चैटलर्स प्रिंसिपल को मैथमेटिकली डिस्कस ही नहीं करते, जिस वजह से कभी हमारे अंदर वो परसेप्शन बन ही नहीं पाता, वो सोच बन ही नहीं पाती। हम सोचते हैं ली चैटलर्स प्रिंसिपल है ही क्या, यही है ना कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो वो रिवर्ट करेगा। भाई वही रिएक्शन क्वोशिएंट को यूज़ करता है। यही ली चैटलर्स प्रिंसिपल 3 एक्सप्रेशंस पे काम कर रहा होता है। Q ग्रेटर देन K है, Q इज इक्वल टू K है, या फिर Q लेस देन K है। एंड मज़ेदार बात ये कि जो Q और K है उसमें डिफरेंस ही नहीं है, Q ही K है। अब ये कैसे हो गया, Q K कैसे, जब Q K है तो फिर वो 3 केस बन क्यों रहे? वो 3 केस तुमको समझाने के लिए बनाए गए, वो तुम्हें समझाने के लिए बनाए गए कि तुम एज ए स्टूडेंट जब समझने की कोशिश कर रहे होगे तो तुम्हारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, तभी तुमको चीज़ें समझ में आती है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे तो एक समय के बाद तुम सोचना बंद कर देते हो एज ए स्टूडेंट। तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ वही स्टूडेंट फिर समझ पाते हैं डेप्थ में जा करके जिनका इंटरेस्ट होता है उस टॉपिक में। जिनका नहीं होता वो तो तुरंत ही छोड़ देते हैं, अगर उनको दिखाई दिया कि जा इसमें तो कुछ करने लायक मुझको मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए अगर पढ़ाना है टॉपिक चैप्टर तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ज़रूरी हो जाते हैं। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल 3 सेक्शंस को डिस्कस करता है, और जिसमें से ये डिस्टर्बेंस है और ये डिस्टर्बेंस है। मेरे ऐसा लिखने से तुम्हें समझ में आ गया कि डिस्टर्बेंस का बेसिकली मतलब है कि इक्विलिब्रियम नहीं है। ये तो दिख रहा है ना सबको। यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मीनिंग तो यही है। इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम ना होने का क्या मतलब होता है, डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो जब मैं लिख रहा हूँ कहीं पर भी डिस्टर्बेंस लिख रहा हूँ, दैट एक्चुअली मीन्स भाई साहब शक्ल देखो, मैं लेट से क्यों आते हो? सो हम लेट से क्यों आ रहे हो? टाइमिंग लिखी हुई है 8:30 से 8:35, तो फिर लेट से नहीं आना। सॉरी दोस्त, मैंने एक्चुअली देखा नहीं कि लिंक दिया हुआ है। एक्चुअली नहीं होता कुछ भी, जो होता है वो होता है, अब एक्चुअली नहीं होता कुछ। सॉरी दोस्त, अगली बार नहीं होगा। नहीं देख, मुझे इशू नहीं है, इशू तेरे साथ होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, और अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो तेरा नाम आएगा। अब तू समझ ले भाई, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता आ जाओ। रिकॉर्डिंग में दिखेगा कि तुम आकर के क्लास में एंटर कर रहे थे, और वो मैं चाहूँगा कि ऐसा ना जाए, क्योंकि फिर वो मैसेज जाता ना, फिर दूसरे लोगों को मैसेज जाएगा कि लोग इनडिसिप्लिन्ड है। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया। ओके, हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था कि रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो बेसिकली वही पूरे टॉपिक की जाना। और ये ली चैटलर्स प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज के इक्विलिब्रियम में नहीं होता, सॉल्यूशन फेज में भी होता है। यानी कि एक बार ली चैटलर्स प्रिंसिपल का डिस्कशन स्टार्ट हो गया तो वो तो हर जगह चलता है, और सारे अच्छे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड ही होते हैं कि तुम डिस्टर्बेंस को कितना अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, अभी अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि इक्विलिब्रियम के डिस्कशन के लिए तुम
गलती कहाँ कहाँ करते हो तुम, क्या चीज़ें हैं जिनको तुम समझते ही नहीं हो। तो तुम्हारे अपने जो डूज एंड डोंट्स हैं, या फिर तुम बोलोगे तुम्हारे जो परसेप्शन है, जो तुम्हारे तरीके हैं, मिसकॉन्सेप्शन बोलो, तो जो तुम्हारी गलत आदतें, वो लिख दिया जाए एकदम देसी लैंग्वेज में तो ज़्यादा बेटर होगा। तुम्हारी गलत आदतें क्या है? तुम मैथमेटिकल पार्ट पर ही पेन नहीं लेते हो और तुम गालियां देते रहते हो कि टॉपिक ऐसा है कि टॉपिक वैसा है, जबकि तुम पेन नहीं लेते हो मैथमेटिकल पार्ट पर। तो देखो, मैथमेटिक्स जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल है उसके एप्लीकेशंस, जब आप उसको साइंस में अप्लाई करते हो, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। ये मेरा मानना है, ये मेरे साथ भी हुआ है, हम सबके साथ होता है। बट हम सबको जिस पल में ये समझ में आता है कि यार बेसिकली मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने मैथ्स ले लिया, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया कि मैथ्स में इंटरेस्ट होने का बेसिकली मतलब होना क्या चाहिए। मतलब ये होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट या साइंस लर्नर, स्टूडेंट टीचर क्या सभी लर्नर ही हैं, तो एज अ साइंस लर्नर हम सबको ये समझना होगा कि यार हम साइंस में कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं मैथ्स को। और यही गड़बड़ होता है। सारे अच्छे टॉपिक्स जो फिजिक्स के हैं, सारे अच्छे टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के हैं ना, मैथमेटिकल एप्लीकेशन लेते हैं। वो कैलकुलस है, वो बेसिक अलजेब्रा है। केमिस्ट्री कैलकुलस नहीं लेती है, बेसिक अलजेब्रा लेती है, और उसी में हमारी लग जाती है भयानक। क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट मैथ्स आती है हमें लेकिन जैसे ही अप्लाई करने की बात आती है, हम कॉन्सेप्ट के साथ उनको जब जोड़ने जाते हैं ना, तो हमारा माइंड ही नहीं प्रिपेयर होता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें वहीं पर मैथमेटिकल प्रोग्रेसिव दिखानी है। सारे लोग समझ रहे हैं? तो बेसिकली इक्विलिब्रियम, थर्मो, मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। और वो अप्लाई करने की हमारा माइंडसेट ही नहीं बन पाता है। तो गलत आदतों में क्या है कि मैथमेटिकल एप्लीकेशन का माइंडसेट हम बनाते ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, या तो समझाया ही नहीं जाता है हमें, वैसे ये भी है। तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन का माइंडसेट बनाते ही नहीं। और सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने, सोचो, नहीं बनाते, और यही हमारी गलती है। तो क्या गलती मैंने पॉइंट आउट की? सबसे बड़ी गलती हमारी, भयानक गलती क्या है? बोलो आप लोग, एक बार बोलोगे तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा। बोलो बोलो बोलो, मैं सुनना चाह रहा हूँ। मैथमेटिकल एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन का माइंडसेट नहीं बनाते हैं। और एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बनाने बहुत ज़रूरी हैं। मैथमेटिकल स्पेशली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उसी पर हम ब्रेन नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना ही दैट इज़ इक्विलिब्रियम का खेल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना और उसको सिंप्लीफाई करना, बनाना और सिंप्लीफाई करना। तो आपने अगर इस नज़रिए से देख लिया ना, अगर आपने अपना मैथमेटिकल इंटरेस्ट यहाँ डाल दिया, तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। बनाना और सिंप्लीफाई करना, यही समझते नहीं हम कि ऐसा करना होता है। इससे ज़्यादा कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम में है नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाने पर फोकस्ड रहना है, डिस्टर्बेंस को समझना है, और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है। यहाँ पर मैं ऐसा पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ये कैसे आएगी, तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल वगैरह समझना होगा। डिस्टर्बेंस समझना है, ठीक है, एंड देन अप्लाई करना है। डिस्टर्बेंस समझने का क्या मतलब है? ली चैटलर्स प्रिंसिपल लगाइए, अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब रिएक्शन क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपसे डिस्कस करेंगे हम फेजेस का। तो फेजेस ऑफ सब्सटेंस जो कि डिस्कशन में आते हैं इक्विलिब्रियम में, वो कौन कौन से फेजेस हैं? तो हमें पता है कि फेज़ गैसियस फेज़ है, और कौन सा फेज़ है? तो सॉल्यूशन फेज़ है, जो कि आयंस के लिए बेसिकली डिस्कस होता है। फिर आता है प्योर सॉलिड, और ये देखना, ऐसा लिखने का पर्पस है भाई, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड। ये याद रखना कि पूरे चैप्टर्स में इक्विलिब्रियम के 2 सेक्शन है, केमिकल एंड आयनिक। प्योर सॉलिड ऐसा लिखा होता है ब्रैकेट में एस लिख करके, और प्योर लिक्विड ऐसा लिखा होता है, राइट? सभी ने देखा है।
सॉल्यूशन वाले को हम ऐसा लिख रहे होते हैं या फिर एक्वस लिख रहे होते हैं, राइट, और गैसियस वाले को ऐसा लिख रहे होते हैं। सभी ने देखा है, अभी तक एक्सपीरियंस कर लिया होगा, सभी लोग इतने बुढ़े हो चुके हैं, राइट। तो ये दोनों जो फेजेस है ना, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल फेज, वेरिएबल कंसंट्रेशन वाले फेज। अब यार ये वेरिएबल कंसंट्रेशन वाले फेज क्या मतलब है इसका, समझना होगा। और इनको हम बोलते हैं ना कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले फेज। अब ये भी ध्यान रखना कि जब हम ऐसा बोलते हैं वेरिएबल कंसंट्रेशन वाले फेज और कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले फेज, तो ये बातें जो है ना, इन दोनों को आपस में रिलेटिव रख करके की गई है। दिस इज अ रिलेटिव डिस्कशन। ज़्यादातर डिस्कशन हमारे रिलेटिव ही होते हैं पूरे साइंस में। मतलब ये कि ये जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला है, यहाँ पर चेंज बहुत कम आता है कंसंट्रेशन में। इट डजंट मीन कि ज़ीरो आता है, इतना कम आता है कि वेरिएबल वाले में बहुत हाई चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है एक जगह पर, एक जगह पे बहुत कम चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में, तो ऑब्वियसली रिलेटिवली आप दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं कि भाई दूसरा वाला काम का नहीं है, उसमें ना कुछ चेंज वेंज आ नहीं रहा है, तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते इसमें। तो पता ये चला कि बेसिकली हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि वो कुछ खास इफेक्ट डालता ही नहीं है, तो मैं क्या ही इंटरेस्टेड रहूँ उसमें, मैं उसके जगह फोकस किस पे करूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा चेंज आता है, राइट। सुना सबने। तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले फेज बहुत कम चेंज आता है, तो बहुत कम चेंज एक जगह आ रहा है और एक जगह बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो हम बहुत कम चेंज वाले को सीधे बोल देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि भाई साहब ये ना कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला फेज है, ये हमारे काम का नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा चेंज वेरिएबल कंसंट्रेशन वाला फेज है, वो एक्चुअली काम का है हमारे। डन। इसी वजह से हमारे डिस्कशन में, अच्छा मैं इसका ना एक बहुत ही रफ से एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुमको, शायद तुमको इससे सोचने में ना आसानी होगी। तो सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर है, ये एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ, कई सारे लोग ना इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो उनको इमेजिनेशन में हेल्प मिलेगी इससे। तो सपोज दैट मेरे पास ना यहाँ पर एक वो लंप रखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सबको पता मोलर मास कितना होता है, 100 ग्राम है, राइट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के लंप को मैंने रखा हुआ, मान लो इसका ना एक अमाउंट लिया हुआ है, सपोज दैट समथिंग ऐसा कुछ 100 ग्राम होता है, तो मान लो मैंने 10 मोल्स ले लिए, तो 10 मोल्स मतलब 1 kg, सही लिख रहा हूँ मैं, चेक करो आप, बताओ मुझको, 1 kg इज 10 मोल, बोलो 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 ना। तो 10 मोल मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻23, राइट, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये तो सॉलिड स्टेट में होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है ऑलरेडी। एंड मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का मान लो डिसोसिएट कर गया, कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का मान लो डिसोसिएट करता है, और वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस बनाता है CO2 गैस, ठीक है। अब यार इस कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, एक मॉलिक्यूल को मैंने ब्रेक किया, और यहां मैंने क्या किया था ना, लगा करके रखा था प्रेशर गेज, और वो प्रेशर गेज जो है वो रीडिंग लेता है, वो बताते रहता है कि प्रेशर कितना वेरी कर रहा है। तो मान लो कि यहाँ पर जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, और वो बताएगी कि प्रेशर कितना है। तो अभी स्टार्टिंग में नीडल क्या होगी, 0 पर होगी, मतलब ऐसे नीडल वो 0 पर है, राइट, दिख रहा है सबको। बट जैसे ही मैंने ना एक मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, डिसोसिएट करवाया एक मॉलिक्यूल को, तो एक मॉलिक्यूल का जो डिसोसिएशन हुआ, एक मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन, इस डिसोसिएशन से एक CO2 मॉलिक्यूल जनरेट हुआ। एक मॉलिक्यूल CO2 जनरेट होने का मतलब कितने मोल्स हैं CO2 के, 1 डिवाइडेड बाई Na, कितने मॉलिक्यूल्स, 1 डिवाइडेड बाई Na, राइट। तो अब ना
ये जो निडल है, ये निडल डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल आ गया तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा ना। अब इस निडल के वजह से प्रेशर कितना दिखाई देना चाहिए, मान लो इसको मैं P1 बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो P1 है इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ बिकॉज के अभी प्रेशर चेंज भी करेंगे हम। तो P1 की वैल्यू कोई बताए मुझको, अगर मान लो टेम्परेचर T है और कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मोल्स लगाने ना यहाँ पर, तो मैंने मोल्स लगाए। मोल्स कितने लिखे, 1/Na। सही है, चेक करो, बताओ सारे लोग, सही है ना, सही है ना? यस ठीक दोस्त। है। अब Yes, मैंने sir. क्या किया ना, यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट कर रहे थे, उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने 2 कर देना है। 1 से बढ़ा करके कितना करना है, 2। तो यहाँ पर मोल्स में कितने का चेंज आएगा, फटाफट बता दो। ये सही है लिखना, 2/Na। और प्रेशर को अब मैं P1 नहीं लिखूंगा, प्रेशर को P2 लिखूंगा। तो सारे लोग मुझको फटाफट ना P2 की वैल्यू बताएंगे, बताओ तो। मैं P2 को कितना लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/Na RT/V। अब इसे दिखाना Yes, मैं ये दोस्त। चाह रहा हूँ कि बेसिकली ना तुमने क्या कर दिया, प्रेशर को डबल कर दिया। एग्रीड? बिल्कुल, यस प्रेशर सर। डबल हो गया। यस सर. तो प्रेशर सीधे सीधे चेंज है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता कि केस 1, जब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया था, 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, तो जब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया ना, तो तुम मुझे बताओ कि 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, तो तुम मुझे बताओ कि कितने मॉलिक्यूल लेफ्ट थे कैल्शियम कार्बोनेट के। अब तुम्हारी ना ये बताने में बैंड बच जाएगी। एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया, लेफ्ट मॉलिक्यूल्स कितने थे, तो भाई साहब तुमको उस टोटल मॉलिक्यूल्स में से 6 × 10⁻24 में से -1 करना पड़ेगा, और जिसका आंसर तुम अगले 7 जन्म में भी तुम मुझको बताने से डरोगे। सेम वैसे ही अगर केस 2 की बात करूं और 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट का डिस्कशन में करूं, 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, तो फिर से लेफ्ट मॉलिक्यूल्स कितने बताओगे तुम तो वही बोल रहे हो। क्या यार, क्या ही फ़र्क पड़ा लेफ्ट मॉलिक्यूल्स को, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। 6 × 10⁻24 में से 2 को कम कर दो, ऐसा लग रहा है कि आपने हिंद महासागर में से एक बूंद पानी निकाल लिया और बोल रहे हो पानी कम हो गया। ऐसा तो नहीं होने वाला, वही है ऑलमोस्ट। लेकिन आपने देखा गैसियस फेज में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। गैसियस फेज का जो आपका कंक्लूजन था वो ये कि प्रेशर डबल हो गया है, यानी कि जो यहाँ पर प्रेशर गेज है वो प्रेशर P2 जब दिखा रहा है तो दैट P2 इज ट्वाइस ऑफ P1। एक एक मॉलिक्यूल जो गैसियस फेज में निकल रहा है, बाहर आ रहा है, वो कितना ह्यूज चेंज दे रहा है प्रेशर का, एक एक मॉलिक्यूल। तो गैसियस फेज के लिए एक एक मॉलिक्यूल कितना इंपॉर्टेंट है ये दिखाई दे रहा है प्रेशर में चेंज की वजह से। लेकिन सॉलिड स्टेट से जो मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं उससे सॉलिड स्टेट के अमाउंट को, सॉलिड स्टेट के कंसंट्रेशन को कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिखा? दैट इज वाई कि ये जो डिस्कशन हम कर रहे थे ना गैस फेज वाला, और कह रहे थे कि गैसियस फेज वेरिएबल फेज है, यहाँ एक एक मॉलिक्यूल का की इम्पोर्टेंस है। सॉलिड फेज, लिक्विड फेज के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ये साफ साफ विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है। हमने अभी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से दिखाया, और पता नहीं हम इसको बड़े लेवल पर तो हम बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। मैंने तो बैठे बैठे ऐसे ही बस एक छोटा मोटा एग्जांपल लिया, उससे तुमको समझ में आ गया। अरे हाँ यार, हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। हम ऐसे सोचे एक सॉलिड का सैंपल लें और उसको डिसोसिएट कराएं तो साफ दिख जाएगा कि गैसियस फेज में एक एक मॉलिक्यूल कितना ह्यूज चेंज ला रहा है प्रेशर का। लेकिन वही सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल, चिल्ड मॉलिक्यूल तो वही लेफ्ट है, कुछ खास तो सॉलिड स्टेट के कॉन्सेंट्रेशन को फर्क नहीं पड़ रहा है। सो अब इसीलिए आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि गैसेस और सॉल्यूशन फेज को इसीलिए बोलते हैं वेरिएबल कंसंट्रेशन वाला फेज, क्योंकि यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन वही अगर प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की बात करें तो वो काइंड ऑफ पूरे डिस्कशन में ना कुछ खास चेंज नहीं आता है। तो हम उनके कंसंट्रेशन में चेंज पर डिपेंडेंट नहीं होते, डिस्कशन ही नहीं करते, राइट। अब इसी वजह से ये तरीका बनाया गया
कि जब कभी भी रिएक्शन कोशेंट या डिस्टर्बेंस जब भी डिस्कस होगा तो दिस इज ये यहाँ पर ना कुछ ट्रेडिशनल तरीके बनाए गए कि कैसे हम डिस्कशन किया करेंगे रिएक्शन कोशेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, डिस्टर्बेंस का। और जब इनका डिस्कशन आ रहा है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ गए ना, ये तो सिखाया मैंने कि देखो बेसिकली तो सारी चीज़ें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पर आ जाती हैं। तो इन एक्सप्रेशंस के लिए ना कुछ तरीके बनाए गए। क्या बनाया गया कि देखो जो हम इंटरेस्टेड रहेंगे वेरिएबल कंसंट्रेशन वाले जो फेजेस होंगे ना उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। वेरिएबल कंसंट्रेशन वाले फेज के टर्म्स में डिस्कशन करेंगे, इनके टर्म्स में डिस्कशन करेंगे, ये डिसाइड हुआ। ठीक है। और जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले हैं उनको हम भाव नहीं देंगे। कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले को भाव नहीं देंगे, मतलब हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। भाव नहीं देंगे मतलब क्या है, इंटरेस्टेड नहीं होते हम। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से असर ही नहीं पड़ता है, अरे हम नहीं पढ़ते भाई, हम साइड कर देते हैं, तो भाव नहीं देंगे, इंटरेस्टेड नहीं होते, ये पॉइंट। ठीक है। अब इस वजह से ना एक दो ऐसी भयानक चीज़ें हैं जो कि कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग में ना समझ नहीं आती हैं कि क्या करना है, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना सारे लोग। कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले को भाव नहीं देते, इंटरेस्टेड नहीं होते, बेसिकली ये पॉइंट। तो जब हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर तुमने ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है, इस तरह का कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इस तरह के रिएक्शन के लिए देखो मैं फेज़ नहीं लिख रहा क्योंकि अभी फेज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सब कुछ हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ये फेज़ पे जाएंगे ज़्यादा। तो मान लो इसके लिए अगर तुम ये कहते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो हम ऐसा दिखाएंगे। राइट, एग्री कर रहे हैं सारे लोग? ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं, एंड फिर इसे हम चेंज करते हैं और बोलते हैं कि ये देखो ना, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट लगाएंगे। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। इसी तरह से चीज़ें आप लिखते हो किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखते हो, तो आर बी मान लो लिख रहे हो आप, तो आर बी के लिए आपने लिख दिया के बी। प्रोपोर्शनैलिटी वाला एक्सप्रेशन में लिख नहीं रहा, वो आप समझ रहे हो, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है। अब जब हम इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करते हैं या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट का डिस्कशन करते हैं, तो हमें पता है कि अगर फ्री एनर्जी में डिफरेंस है तो किसी ना किसी एक डायरेक्शन का रिएक्शन डोमिनेंट होगा। आप बताओ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? अगर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट बोला, दैट मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट मतलब कि रिएक्टेंट ज़्यादा अनस्टेबल था, और अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल था तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड खींचेगा क्योंकि वो चाहेगा जल्दी कन्वर्ट होना अपने स्टेबल स्टेट में। राइट। तो रिएक्शन डोमिनेंट कैसे होगा? रिएक्शन डोमिनेंट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो हम समझदारी से क्या करते हैं, अगर हम दोनों चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि देखना यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही ना लड़ाई कर रहे होते हैं, मैं डोमिनेट करूँगा, मैं डोमिनेट करूँगा, बट डोमिनेट कौन करता है? जो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो सपोज दैट मैंने ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश की जहाँ पर कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सपोज दैट मैंने ये ग्राफ बनाया और इसमें ना ऊपर वाले ग्राफ को लिखा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। तो मुझे बता सकते हो t इक्वल टू 0 अगर ये टाइम होता तो t इक्वल टू 0 पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो? एक इन्फॉर्मेशन कंफर्म कि आर बी था ही नहीं। अगर ये आर बी है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, तो वो था ही नहीं, देख रहे हो 0 है। दैट मीन्स ओनली रिएक्टेंट से मैंने स्टार्ट किया,
ये दिखाई दिया। एंड t इक्वल टू 0 ना वो पॉइंट है जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है कि नहीं मेरे को पता ही नहीं है, बट मेरा ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ। एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट हुआ ये हमें पता ही नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन वहां से स्टार्ट हुआ है। तो एक्सप्रेशन स्टार्ट होना अलग चीज़ है, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होना अलग चीज़ है। एक्सपेरिमेंट पहले ही स्टार्ट हो चुका होगा, बट तुमने ऑब्जर्वेशन लेना यहां से स्टार्ट किया। एंड ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होने का मतलब होता है कि क्वेश्चन तुमको कहां से डिस्कशन करवा रहा है, क्वेश्चन में डेटा कहां से दिया है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है साइंस में, डेटा। तुम्हारे पास डेटा एग्जैक्टली कहां से अवेलेबल है, और यही चीज़ हमें कहाँ दिखाई देगी, क्वेश्चन में। तो बेसिकली हम क्वेश्चन के रेफरेंस में चले गए। ये सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इस बात को? मैं t इक्वल टू 0 समझा रहा था, तुमको ये समझ में आ रहा है कि सेम ग्राफ RB का ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है। एग्रीड? एग्रीड? RB का ग्राफ ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है कि RB एग्जैक्टली क्या है, बट मैंने अजम्पशन ले लिया कि चल भाई ऐसा ले लेते हैं। पहले ये तो समझे कि आसान से केस में ग्राफ कैसे निकल करके सामने आ सकता है। ठीक है, अब ये ग्राफ इंटरेस्टिंग इस मामले में है क्योंकि इसी ग्राफ से ना हम नेट रेट भी समझ सकते हैं। तुम सोचो, मैं अगर तुमको बोलता ना कि t इक्वल टू 0 पर नेट रेट बताओ, तो कितना मज़ेदार तरीके से हम बता सकते हैं कि नेट रेट एट t इक्वल टू 0 इज बेसिकली RF माइनस RB, एंड दैट इज RF, क्योंकि RB तो 0 है। दिखा? तो दैट मीन्स तुम बोलना चाह रहे हो भाई साहब कि तुम्हारा जो नेट रेट है वो यही था। देखो मैं एरो मार रहा हूं, सारे लोग देखना, मैं एरो मार रहा हूं यहां पर, यही तुम्हारा नेट रेट है। ये जो ग्रीन लाइन अब मैं वाई एक्सिस को बना दे रहा हूं ना, मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये तुम्हारा t इक्वल टू 0 पर यही नेट रेट है, यही नेट रेट की लाइन है। क्योंकि कुछ समय बाद अगर ये T1 है तो T1 पर जो तुम्हें दिखाई देगा ना नेट रेट, वो क्या होगा, वो ये होगा, ये वाली ग्रीन लाइन की जो लेंथ है, दिखी? दिस इज द नेट रेट। और वही किसी और समय T2 पर वो जो लेंथ होगी वो ये होगी, और किसी और समय T3 पर वो लेंथ और छोटी होगी। जैसे जैसे मैं इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा हूँ, नेट रेट का मैग्नीट्यूड मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्रीन लाइन से, और वही नेट रेट कम होते 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 0 हो जाएगा। जैसे ही वो नेट रेट 0 हो गया, दैट मीन्स RF बराबर RB हो गया, जिसको आप बचपन से क्या बोलते आए हो कि इक्विलिब्रियम आ गया। समझ गए? ये चीज़ थी। मैं समझ में आ रहा है कि नेट रेट दिख रहा था ग्राफ में ही, देख नहीं रहे थे हम, है दिख रहा था। ठीक है, तो हम शेड कर सकते हैं इस वाले रीजन को और कह सकते हैं कि दिस इज वेयर कि वी हैव एक्चुअली फाउंड दैट RF minus RB is equal to 0. This is where we have achieved equilibrium. RF is equal to RB. ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि हमने एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी से भी कनेक्ट कर दिया इनडायरेक्टली। क्योंकि देखो ना, इस जगह पर हम यही बताना चाह रहे थे कि बेसिकली जो डेल्टा G था रिएक्शन का t इक्वल टू 0 पर, दैट वाज इक्वल टू G ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर रिएक्टेंट। बेसिकली रिएक्टेंट के ही हिसाब से सारी चीज़ें चल रही थी, राइट ना। वैसे हम एग्जैक्टली GR बोल नहीं सकते, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि डेल्टा G जो t इक्वल टू 0 पर है, दैट इज इक्वल टू G ऑफ रिएक्टेंट एट t इक्वल टू 0 माइनस G ऑफ प्रोडक्ट एट t इक्वल टू 0, राइट ना। क्योंकि 0 तो होगा नहीं, वो कोई वैल्यू होती है। ग्राफ को याद करो ना, ये है ना ग्राफ, ये है ना ग्राफ। तो t इक्वल टू 0 पर अगर मैं यहीं पर तुमसे पूछूं कि भाई t इक्वल टू 0 पर बताओ मुझको डेल्टा G क्या था, तो तुम बोलोगे ना जो भी GR है एट t इक्वल टू 0 माइनस जो भी GP है t इक्वल टू 0।
राइट। हाँ पूजा, लेट से क्यों आए हो? पूजा लेट से क्यों आए हो? सॉरी सर, लाइट नहीं थी घर पे। देख, लेट से आओगे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम दिखोगे कि तुम लेट से आए हो, और ये भी दिखेगा अब कि मैंने तुमको टोका है। तो अगर ये सब झेल सकते हो तो ये फर्स्ट क्लास है, तो मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं एडमिट कर लूँगा, बट वो दिखेगा। और मैंने बताया कि मैसेज आता है इससे कि तुम इनडिसिप्लिन्ड हो, या तुम देख नहीं रहे हो, या फिर केयर नहीं कर रहे हो। बेसिकली ये पॉइंट जाता है ना कि तुम केयर नहीं कर रहे हो। कोई बैक एंड पे कोई मजबूरी नहीं समझता, मैं समझ जाऊँगा, कोई और नहीं समझेगा। तो उससे हम सब की इमेज बनेगी कि यार इनडिसिप्लिन लोग हैं। केयर करना सारे लोग आगे से। फर्स्ट क्लास में टोक रहा हूँ, आगे टोकूंगा नहीं, बट अपने आप नोटिस हो जाओगे। ठीक है, ये ग्राफ वाला पार्ट ओके है? ये बताओ, नेट रेट समझ में आ गया ना सबको? अब ये जो नेट रेट है, इसकी वजह से हम यहाँ जाएंगे, और इस वाले पार्ट पर पता है आपको कि आप आर एफ बराबर आर बी करते हो, बट सी हमने पूरे इक्विलिब्रियम का जो डिस्कशन किया उसमें हम इतनी देर बाद आकर के यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं आर एफ बराबर आर बी का। सो आपकी भी हैबिट क्या होनी चाहिए कि आप आर एफ बराबर आर बी से इक्विलिब्रियम का डिस्कशन स्टार्ट ना करो। करेक्ट? अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बराबर करके आपको पता है हम क्या निकाल लेते हैं? बोलो, के बटा के भी निकाल लेते हैं। के बटा के भी कितना आ जाता है? बोल दो एक बार सारे लोग। अरे यार, यहाँ पे गलत लिख दिया था ना, किसी ने ध्यान नहीं दिलाया। दिलाया था क्या? के बी सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी। ठीक है, तो ये ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, और सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ये बन जाता है। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को आप क्या बोलने लगते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जबकि आपको संभलना है, ये काम नहीं करना है आपको। यहाँ पर हड़बड़ा करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे नहीं बोलना है। सुन रहे सारे लोग? यहाँ पर इस पॉइंट को नोट डाउन करना है कि हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, समझना है इसे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। आप इस एक्सप्रेशन को इग्नोर मार देते हो और कुछ भी करने लगते हो, बस कहानी ख़राब हो जाती है यहाँ से। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। उस एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, क्योंकि 1 2 किया है। तो देखिएगा, इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? के एफ बाई के बी, इक्वेशन 3 है। दिस इज के बाई के बी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, एंड ये पार्ट। अब आपको समझना है कि जब आप ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हो ना, तो ये एक्चुअली दो पार्ट है यहाँ पर। ये जो सेक्शन है ना, दिस इज योर रिएक्शन कोशेंट एट एनी टाइम टी। सुनिएगा सारे लोग ध्यान से, एट एनी टाइम टी पर। और ये एनी टाइम टी बोलने का क्या मतलब होता है? दिस टाइम कैन बी टाइम टी नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम का टाइम, और इट मे बी टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम। और ये क्या होता है ना, ये होता है रिएक्शन कोशेंट एट टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ है ही नहीं। आप इस Q का ना एक स्पेशल कैरेक्टराइजेशन कर देते हो कि दिस विल बी नाउ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। आई बात समझ? तो बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन कोशेंट ही है सब कुछ। रिएक्शन कोशेंट, हाँ जी, रेसिप्रोकल होगा ना? रेसिप्रोकल। अच्छा, मैंने एक्सप्रेशन उल्टा लिख दिया। हाँ पीछे भी उल्टा ही लिखा हुआ था। हाँ दो। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। टोक ही दिया कीजिए, बाद में चेंज करना ही है, पहले ही बोल दिया कीजिए। अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा तो करवा ही दिया कीजिए। पीछे भी गई है। सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी। कोई और एरर, कोई और गलती? एलएचएस पे भी सर, बैकवर्ड पे फॉरवर्ड। क्या बोल रहा हूँ? एलएचएस पे बैकवर्ड पे फॉरवर्ड है।
लेफ्ट हैंड से। बैकवर्ड क्या था बताओ? KB/KF आएगा ना LHS पे। नहीं नहीं, देख लेते हैं। आर बराबर आर बी, सही तो है? के बाई के बी सही तो है। सही है दोस्त। वो तो आएगा ही आएगा। Okay. के बाई के बी नहीं है तो फिर सी बाई बी नहीं आएगा। ठीक है चलो बढ़ जाएं आगे फिर। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ एक्चुअली ये वाला पार्ट ही हमारा एक्चुअली यही क्यू है, ठीक है ये। तो सारे लोग समझ गए कि बेसिकली हमने ना अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को समझाने के लिए, हमें अपने आप को खुद को समझाने के लिए कि डिस्टर्बेंस है या नहीं है, इक्विलिब्रियम है या नहीं है, हमने क्या किया, हमने एक्चुअली ये चीज़ बना ली कि ये जो पूरा का पूरा जो डिस्कशन होगा ना हमारा डिस्टर्बेंस का, इक्विलिब्रियम का, उसको हम ऐसे समझा करेंगे जिस तरह से आपने नंबर लाइन बनाई हुई है और आपने बताया हुआ कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ज़ीरो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है कि ज़ीरो के निगेटिव नंबर है, तो आपको पता है कि ना तो वो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ज़ीरो का अपना एग्जिस्टेंस है। करेक्ट? इतनी मैथ्स तो आती ना सबको, बोलो ना जी। तो जो ज़ीरो है ना वैसे ही ये Q इक्वल टू K है। तो ज़ीरो एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिसाइड कर पाता है, जिससे कि हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम पॉजिटिव साइड है कि निगेटिव साइड है। तो ठीक वैसे ही हमने एक पॉइंट बनाया, पूरे डिस्टर्बेंस का जो टाइम लाइन होता है ना उसको हमने डिवाइड करने के लिए Q इक्वल टू K ऐसा बना लिया। तो Q का नाम हमने K जानबूझ करके दिया है। इससे हमें खुद समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ है कि जो अगर मुझे अगर समझना है कि डिस्टर्बेंस रियलिटी में है या नहीं है, दैट मीन्स कि डेल्टा जी ज़ीरो है या नहीं है, ये चीज़ अगर मुझको समझनी है तो मुझे ना कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना लेना चाहिए। क्योंकि हम डेल्टा जी पे तो काम करेंगे नहीं, हम काम किस पे कर रहे होंगे, कंसंट्रेशन पे कर रहे होंगे, प्रेशर पर कर रहे होंगे, राइट? डेल्टा जी पे तो काम करेंगे नहीं, डेल्टा जी तो इनडायरेक्टली आते रहेगा, या जब तक हम एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। जो हम लगाएंगे, जो हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के, करेक्ट? एग्जैक्टली। तो इसी चीज़ को समझने के लिए कि डिस्टर्बेंस है कि नहीं है, देखो ये डिस्टर्बेंस है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज डिस्टर्बेंस। दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम पर नहीं है अभी सिस्टम, और सिस्टम हमेशा कोशिश करते रहता है कहाँ आने की, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर। हमेशा हर सिस्टम की पहचान है। आप एक पेन छोड़ देते हो नीचे की तरफ गिरता है तो वो भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए गिरता है। और अगर केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप क्या करना चाह रहे हो, इक्विलिब्रियम अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है? तो आपका ना नज़रिया एकदम चेंज हो जाना चाहिए इसे देखने का। किसे देखने का? पूरे एक्सप्रेशन को देखने का। इस एक्सप्रेशन को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाना चाहिए। आपको इसी तरह से देखना है कि अच्छा बेसिकली उधर वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये नहीं है, ठीक है? और यहीं पर डिस्कशन आता है अब यूनिट का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है। आप मुझे बताना कि यूनिट क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, या यूनिट्स ऑफ क्यू की ही बात कर लेते हैं हम। तो सपोज दैट मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्यू को लिखा हुआ है ऐसे, C to the power C to the power D and divided by A to the power A and B to the power B। आपको बताना है कि क्या Q यूनिटलेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है यूनिटलेस? जल्दी फटाफट आंसर करो, फास्ट फास्ट फास्ट। यस दोस्त। यस यस नो हो सकता है। यूनिटलेस हो सकता है, ओके। तो मे बी और मे बी नॉट। तो आप कहना चाहेंगे कि डेल्टा एन जी इक्वल टू जो C प्लस डी माइनस A प्लस बी होता है, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तभी यूनिटलेस होगा, ऐसा कुछ? यस बोलिए। देखिए एक्चुअली इसके पीछे कहानी है। एक और केस भी है ना, पावर पर भी डिपेंड करेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। एक और केस भी है ना, अगर वो पूरा प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो गया तो तब भी यूनिटलेस हो जाएगा। एक्चुअली इसके पीछे ना कहानी और डेप्थ में है। अब पता है कि जब जेई एडवांस के हिसाब से हम बातचीत करेंगे तो जेई एडवांस जो है वो आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं कर रहा होता है। वो उसकी रेफरेंस बुक ही जो है वो हमारी नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं होती है, इंडियन राइटर की बुक नहीं होती है।
या तो वो एनसीईआरटी का ध्यान रखेंगे, जो कि जेई एडवांस है, तो आपको पता है कि वो वैसे ही नहीं इज्जत देते हैं। वो सिलेबस को दिखाएंगे और शो ऑफ करेंगे कि हाँ हमने एनसीईआरटी के हिसाब से चीज़ रखने की कोशिश की, करते नहीं है। आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से आप बोल सकते हैं, बट फिर चेंजिंग पैटर्न में एक और बात आती है कि कोविड का टाइम था, तो बीच के 2 साल 3 साल में जो वेरिएशंस हुए हैं ठिकाना नहीं है कि वो क्या करेंगे। जैसे ही कोविड से हम बाहर निकल रहे थे तो 2022 में काफ़ी चेंजेस किए उन्होंने, नेगेटिव मार्किंग डाली, तो इसलिए वो भरोसे के लायक है नहीं वो। और वो अच्छी बात है। देखिए जितने भी हार्ड माइंडेड लोग होते हैं उनके लिए जेई एडवांस इस मामले में बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं? हार्ड माइंडेड का मतलब कि आपने कल जब आपकी आंसर की वगैरह आई है तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार आप चीज़ें लूज़ कर देते हो, अपने आप को ही लूज़ करने लगते हो। तो हार्ड माइंडेड का मतलब होता है कि ज़िंदगी आपको कितनी बार भी फेल्योर पटकेगी आपके सामने, आपको लगेगा कि फेल्योर है, बट आपको याद रखना है कि ज़िंदगी में फेल्योर जैसी चीज़ सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होती है। जब तक तुम मर ना जाओ, योर डिफीट इज़ ओनली इन योर माइंड। रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो योर डिफीट एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड, बस। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उस चीज़ को हावी होने दो, कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुमको जैसा सोचना है सोच लो, बट दैट्स योर परसेप्शन, दैट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। तुम मानते हो तो एग्जिस्ट करता है, तुम नहीं मानते हो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये भाषण क्यों दे रहे हैं? ये भाषण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन इसी हिसाब से है, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पे ये चीज़ चल रही है यहाँ पर। तो होता क्या है कि हम ना जब डिस्कशन करते हैं यूनिट्स का, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम जब अपने सिलेबस के हिसाब से देख रहे होते हैं तो हमारी आदत है हर जगह यूनिट एंड डायमेंशन घुसाने की, तो हम वैसे ही चलते हैं। पीछे के एजम्पशन को हम या तो जानते ही नहीं है, बताया नहीं जाता है, पता ही नहीं होता है। तो जब कभी भी हम कंसंट्रेशन या प्रेशर, हमें पता प्रेशर के टर्म्स में भी बातें कर सकते हैं यहाँ पर, तो कंसंट्रेशन और प्रेशर जब भी यहाँ पर लेते हैं ना, तो बेसिकली एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन लिया ही नहीं जाता है। कंसंट्रेशन या प्रेशर एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है हमेशा। सुना सबने? एब्सोल्यूट नहीं होता, क्या होता है? रिलेटिव होता है। अब ये क्या चक्कर है कि रिलेटिव होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो रियलिटी में जितने भी एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बनते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट के बनते हैं ना, उसमें जो भी कंसंट्रेशन आप पुट कर रहे होते हैं, सपोज दैट कि कंसंट्रेशन सी का ऐसा कुछ है, 0.5 m है, राइट? मोल पर लीटर है। सी की जो मोलैरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज 0.5 m। तो एक्सप्रेशन में दिस विल नॉट बी रिटन एज 0.5 m। एक्सप्रेशन में ये जो 0.5 m है ना, इसको जो थर्मोडायनेमिकली स्टैंडर्ड जो कंसंट्रेशन होता है स्पेशीज का, उसके रिलेटिव लिखना होता है। अगर रिलेटिव में लिखूंगा तो कैसे लिखा आएगा बताओ? 0.5, एंड दैट इज यूनिटलेस। वैसे ही प्रेशर ऑफ सी जो होता है अगर लिखा गया, और वो अगर होता 0.2 atm, तो एक्सप्रेशन में दैट विल बी रिटन एज 0.2। क्यों? क्योंकि 1 बार 1 atm के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा। सुना? ये रियलिटी, ये बात समझ? तो ये रियलिटी है। दैट मीन्स जो रियलिटी है वो ये कि एक्सप्रेशन सारे यूनिटलेस होते हैं। लेकिन कई बार जानबूझ करके आपको तंग करने के लिए पूछते हैं यूनिट। तो अभी के समय पर सिस्टम क्या है? अभी के समय पर क्वेश्चन सॉल्विंग का सिस्टम बना हुआ है कि यूनिट नहीं पूछ रहे। आप खुद देखना, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, अगर यूनिट पूछा गया, आपसे यूनिट पूछा जा रहा है, अगर यूनिट पूछा गया तो भाई साहब यूनिट पूछा जाने पर हम रिलेटिव कंसंट्रेशन नहीं लेते,
एब्सोल्यूट लेते हैं। अब ये सिस्टम गंदा बना दिया गया, ये करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये सिस्टम बन गया है। बुक्स में खिचड़ी पकी हुई है, तो जेई एडवांस भी मजबूरी में इस सिचुएशन को देख करके कि आप बहुत ज़्यादा जो इंडियन मेथड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस हिसाब से वो तरस खा करके उन्होंने भी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे सिस्टम को फॉलो कर लिया ज़बरदस्ती मजबूरी में, जो कि सही नहीं है। आप जब क्वेश्चन के सॉल्विंग करेंगे, बुक्स में देखेंगे, नॉर्मल प्रॉब्लम बुक में देखेंगे, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट देंगे ही नहीं, सीधे वैल्यू लिखी होगी 100, 10, 15, यूनिट ही नहीं देंगे। ऑब्जर्व कर लेना, अभी तुमने इससे पहले कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया है इस पॉइंट को, अब तुम ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो तुमको दिखेगा यूनिट ही नहीं देंगे। तो यूनिट ना देने के पीछे जो वो बीमारी है वो वही है, सच्चाई यही है कि वो यूनिट देंगे कैसे। रियलिटी में ऐसी कोई आदत बनी ही नहीं है कभी भी, समझे, ऐसी कोई आदत बनी ही नहीं है, और वो साफ साफ दिखेगा क्वेश्चंस में। बट कुछ क्वेश्चन टुच्चड़े टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, एकदम टुच्चे क्वेश्चन, उसमें कई बार यूनिट पूछ देते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन भी बहुत रेयर ही होते हैं। बट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अब तुमको दिख जाएगा तो तुम सर खाओगे, तो ये पॉइंट समझाना ज़रूरी था कि यूनिट के पीछे ही कहानी होती है। तो पूछा गया है तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ही एब्सोल्यूट लेकर के आंसर करेंगे, ठीक है। बट वैसे आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे क्या कि यूनिटलेस होता है, खुद दिख जाएगा आपको। और रियलिटी मैंने बता दी, रियलिटी में क्या है, यूनिट वाला होता ही नहीं है, दिस इज द रियलिटी, यूनिटलेस होता है। क्योंकि सारे डिस्कशन किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंसंट्रेशन और प्रेशर के टर्म्स में होते हैं। डन, ये चीज़ समझ में आ गई। अब सेशन को मैं एंड करूंगा टाइप्स ऑफ क्यू पर। तो भाई हम आ गए टाइप्स ऑफ क्यू पर, और बाकी सारी बातें आगे करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्यू में एक क्यू है जो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे प्रेशर के टर्म्स में लिखने वाला, और अगर क्यू लिख रहा हूं तो अपने आप समझ गए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखाएगा। कंसंट्रेशन के टर्म्स वाला, कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों के टर्म्स वाला, दैट इज नोन एज क्यूपीसी। मोल्स के टर्म्स वाला, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स वाला, दिख रहा है। तो ये बन जाएगा KPC, ये बन जाएगा KN, ये बन जाएगा KX। X कौन सा है, मोल फ्रैक्शन वाला। अब ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर करते हैं। बट ये दोनों जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब पर डिपेंड करते हैं। तो जो एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो ये हैं, मतलब एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिनकी इज्जत है, जिनकी इज्जत नहीं है वो उधर वाले दोनों हैं, इज्जत ही नहीं करते लोग। सुन रहे हो? एग्जैक्टली ये कहानी चलेगी हमेशा। QP, QC, QPC। QPC कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड वाला, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड वाला, तो ये दिखाई देते हैं। दिख रहा है, गैसियस भी है और अक्वस भी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फॉर QP या KP टू बी डिफाइंड, देखो हर जगह ना KP और QP डिफाइंड नहीं होते, हर जगह डिफाइंड नहीं होते। एटलीस्ट वन स्पेशीज मस्ट बी गैसियस। Okay, at least one species must be gaseous, and none of the species should be in solution phase. Solution phase में कोई नहीं होना चाहिए।
राइट। तो अगर मैंने कभी एक्सप्रेशन लिखने दिया और ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दिया और कहा कि देख इसके लिए ना QP या KP लिख करके दिखाओ, तो इसके लिए वैलिड ही नहीं होगा KP लिखना। दिख रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन फेज में आ गया ना और कोई भी गैसियस नहीं है, सीधे सीधे दोनों ही पॉइंट्स का वायलेशन है। कोई एक पॉइंट भी अगर वायलेट कर गए तो फिर तो आप समझ जाइए कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक्स कवर किए आज के सेशन में। इसकी PDF अभी भेज देता हूँ मैं कन्वर्ट करके। कल हम एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे जहाँ पर क्या एक्चुअली आपको प्रॉब्लम आती है, जो सेक्शन होता है ली चैटलर्स का, और जहाँ पर के हर पार्ट का ध्यान रखना है, लिखने पर ध्यान देना है, एक्सप्रेशन पर ध्यान देना है। मोटे मोटे बेसिक्स हुए हैं। अभी जब डिस्कशंस चलेंगे एक्सप्रेशन बनाने वाले तो वहाँ पर छोटी 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 बहुत बातें हैं जो कि सामने आएंगी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास आज की समाप्त करते हैं यहीं पर।